उसने जेब से दूसरा कागज निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। उसका मजमून था, प्रोफेसर ओटो विलानी सिर्फ पेशन गोई ही नहीं करते बल्कि आपकी मुश्किलात हल करने के जराए भी रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी पसंदीदा लड़की से शादी करना चाहते हो तो 15 रुपए के पोस्टल ऑर्डर भेजकर प्रोफेसर का तैयार करता मल्टी चार्म लॉकेट मंगवा लीजिए। इसे अपने पास रखिए। पसंदीदा लड़की खुद आपसे शादी की दरख्वास्त करेगी। बहुत खूब, इमरान खुश होकर बोला। अबे ये मल्टी चार्म लॉकेट भी मंगवाया या नहीं? मैं क्यों मंगवाता? जोसेफ को गुस्सा आ गया। फिर वो बड़बड़ाने लगा। शायद मेरे कबीले के विच डॉक्टर मोटो मेसी ने ठीक ही कहा था कि 40 साल की उम्र में तुम पर एक बड़ी मुसीबत नाजिल होगी। अब मैं क्या करूं? मल्टी चार्म लॉकेट मंगवा ले और पसंदीदा लड़की। बस बॉस बस, खुदा के लिए मुझे और ज्यादा बोर ना करो। मैं कहाँ भाग जाऊं? बॉस, क्या तुम इस सिलसिले में मेरी मदद नहीं कर सकते? मुझसे कैसी मदद चाहता है? तुम तो बहुत बड़े सुरागरिसा हो। पता लगाओ इस प्रोफेसर का। पोस्ट ऑफिस वाले मुझे नहीं बताएंगे। अबे तेरा ये खत किसी दिन मुझे ले डूबेगा, इमरान उसे गुस्सा दिखाकर बोला। अभी पिछले ही हफ्ते मैंने तुझे आलमगीर रोड के फुटपाथ पर एक नजूमी के पास बैठे देखा था। हाँ बॉस, और उसने ऐसी कोई बात नहीं बताई थी। तो आखिर अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या मालूम करना चाहता है? बस इतना ही बॉस कि कभी मुझ पर कोई ऐसा वक्त तो नहीं पड़ेगा कि मैं शराब को तरस जाऊं। और तू कल से तरस रहा है। मुझे बुखार है बॉस, बुखार में अच्छी नहीं लगती। जब मैं हद से ज्यादा मुतफक्किर होता हूँ तो मुझे बुखार हो जाता है। और ये फिक्र इस बात की है कि कहीं तेरी शादी जबरदस्ती ना हो जाए। इमरान ने नर्म लहजे में पूछा। हाँ बॉस। जोसेफ घुघियाया। खुदा के लिए इस प्रोफेसर ओटो का पता लगाइए। अबे मगर तेरे साथ कौन जबरदस्ती करेगा? सब कुछ हो सकता है बॉस। मामा हवा आदम के बाएं फसले से जबरदस्ती पैदा हो गई थी। मगर तू शादी से इतना डरता क्यों है? जोसेफ, जो आज किसी कदर चिड़चिड़ा भी नजर आ रहा था, मुन्ना कर सवाल कर बैठा। तुम क्यों डरते हो बॉस? अबे तो क्या मैं डरता हूँ? इमरान आंखें निकाल कर बोला। मैं क्या जानूं, तुम्हें तो बहुत पहले शादी कर लेनी चाहिए थी। इमरान जवाब में कुछ कहना ही चाहता था कि फोन की घंटी बजी और वो उसकी तरफ मुतवज्जह हो गया। जोसेफ बुरा सा मुंह बनाए खड़ा रहा। इमरान ने किसी की कॉल रिसीव की थी। हाँ किए जा रहा था। चंद लम्हों के बाद वो सिलसिला मुनक़ते करके जोसेफ की तरफ मुड़ा। तो तुम उस पोस्ट बॉक्स नंबर का पता चाहते हो? जोसेफ ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए अपने सर को अज़बात में जंबिश दी। कैप्टन फैयाज सर सुल्तान से कह रहा था, पिछली रात हम हेलीकॉप्टर के जरिए उस पहाड़ी पर उतरे थे, लेकिन हमें इस किस्म के निशानात नहीं मिल सके जिनसे अंदाजा होता कि माजी करीब में वहां तक किसी आदमी के कदम पहुंच सके हों। सर सुल्तान कुछ ना बोले, इस अंदाज में फैयाज की तरफ देखते रहे जैसे इस सिलसिले में अभी और कुछ सुनना चाहते हों। दफातन एक मुलाजिम ने अंदर आकर किसी का विजिटिंग कार्ड दिया। सर सुल्तान ने उस पर उचड़ती हुई सी नजर डालकर फैयाज की तरफ देखा और बोले, इमरान है तो क्या आप? मैं नहीं जानता कि वो इस वक्त क्यों आया है, सर सुल्तान ने कहा और मुलाजिम से बोले, यहीं भेज दो। फैयाज के चेहरे पर नाखुशगवार तब्दीली के आसार साफ देखे जा सकते थे। इमरान कमरे में दाखिल हुआ। सबसे पहले उसकी नज़र कैप्टन फैयाज के चेहरे पर पड़ी और उसने उसे बौखलाए हुए अंदाज में मुअद्दबाना सलाम किया। फिर अहमकों की तरह उसके करीब ही बैठकर दोबारा खड़ा हो गया और सर सुल्तान को सलाम करके एक दूर इफ्तादा कुर्सी की तरफ झपटा। कोई नहीं कह सकता था कि ये सब कुछ इस्तरारी तौर पर नहीं सरसद हुआ था। हर चंद की ये दोनों हजरात उससे बखूबी वाकिफ थे, लेकिन इस वक्त फौरी तौर पर यही समझे कि सचमुच बौखलाया हुआ है। उनमें से कोई कुछ ना बोला। इमरान कभी सर सुल्तान की तरफ देखता और कभी फैयाज की तरफ। फिर सर सुल्तान के होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट नजर आई और उन्होंने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? नहीं तो मैं खैरियत दरियाफ्त करने आया था। सुना है बेबी मीना कोई एक्सीडेंट कर बैठी हैं। ये तुमने किससे सुना? फैयाज कुर्राया। कुछ पुलिस वाले कह रहे थे। सर सुल्तान ने फैयाज की तरफ देखा। ये बिल्कुल बकवास है जनाब, मेरे किसी आदमी ने हरगिज ऐसा ना कहा होगा। कैप्टन फैयाज ने इमरान को कहर आलूद नजरों से घूरते हुए कहा। अच्छा तो फिर वो लाश आसमान से टपकी होगी। इमरान ने भी किसी कदर झुंझलाहट का मुजाहरा किया। अब सर सुल्तान उसे हैरत से देख रहे थे। फैयाज ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर खामोश रह गया।
वैसे इमरान दोनों ही की घूरती हुई नजरों का मरकज बना हुआ था। आप दोनों हजरात को मालूम होना चाहिए, इमरान उंगली उठाकर बोला, उस चट्टान की चोटी तक पहुंचना नामुमकिन है। तुम कहना क्या चाहते हो? सर सुल्तान झुंझलाकर बोले। भला मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ, इमरान ने ढीले ढाले लहजे में कहा और अपने एक जूते की नोक पर नजर जमा दी। तो फिर क्या झक मारने आए हो? सर सुल्तान को सचमुच गुस्सा आ गया। जी नहीं, मैं तो खैरियत दरियाफ्त करने। खामोश रहो। जी बहुत अच्छा। सादतमंदाना अंदाज में सर को जंबिश दी गई। कमरे की फिजा पर छाई हुई बोझल सी खामोशी जैसे सर सुल्तान को जिलाहट में मुब्तला कर रही थी। बड़ी देर तक कोई कुछ न बोला। फिर फैयाज ने खुंकार कर कहा, अब मुझे इजाजत दीजिए। सर सुल्तान ने सर की गैर इरादी जंबिश से गालिबन उसे रुखसत हो जाने की इजाजत ही दी थी। फैयाज दरवाजे की तरफ बढ़ गया और इमरान भी उठता हुआ बोला, जी मैं भी इजाजत चाहता हूँ। इस बार सर सुल्तान ने सर को जंबिश भी ना दी। हैरत से आंखें फाड़े इमरान को घूरते रहे और इमरान फैयाज के पीछे इस तरह दौड़ा जा रहा था जैसे कोई अहम इत्तला देना भूल गया हो। अपनी गाड़ी के करीब पहुंचकर फैयाज मुड़ा। सलाम अलैकुम, इमरान ने बौखलाए हुए अंदाज में उसे दोबारा सलाम करते हुए गाड़ी की पिछली नशिस्त का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। फैयाज की कहर आलूद नजरें इमरान के चेहरे पर थी। ऐसा लगता था जैसे दूसरा इकदाम इमरान के थप्पड़ मार देना होगा। इमरान बाएं आंख दबाकर मुस्कुराया। निकलो गाड़ी से, फैयाज आपे से बाहर होता हुआ बोला, वरना बड़ी अहम इत्तला है मेरे पास। इमरान यकबायक संजीदा नजर आने लगा। मैं कहता हूँ बाहर आओ। हाथापाई करोगे? इमरान ने बड़ी मासूमियत से पूछा। निकलो तुम, फैयाज ने पिछली नशिस्त का दरवाजा खोलकर इमरान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। क्या फायदा, कोई जापानी दाव मार दूंगा। मुड़कर देखो, ख्वातीन बरामदे से देख रही हैं। इमरान सीट के दूसरे किनारे की तरफ खिसकता हुआ बोला था। फिर फैयाज ने मुड़कर नहीं देखा कि उसका बयान सही भी था कि नहीं। जेर लब कुछ नई किस्म की गालियां इमरान को देता हुआ अगली नशिस्त पर जा बैठा। गाड़ी स्टार्ट होकर झटके के साथ आगे बढ़ी थी। अब इमरान इस तरह मुतमईन बैठा था जैसे किसी टैक्सी ड्राइवर को मंजिल मकसूद का पता बताकर एक फिक्रमंद बाप के से अंदाज में बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचने लगा हो। कार तेज रफ्तारी से रास्ता तय कर रही थी। शायद फैयाज सोच रहा था कि इस वक्त इमरान से क्यों कर निपटा जाए, लेकिन शायद सितारा ही गर्दिश में था उसका। दफातन एक जोरदार धमाका हुआ और कार लंगड़ाने लगी। बाएं जाने वाला पिछला पहिया बस्ट हुआ था। गाड़ी रुक गई और फैयाज पलटकर दहाड़ा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं तो यहीं बैठा हुआ हूँ, इमरान मुसमसी सूरत बनाकर बोला। फैयाज ने नीचे उतरकर गाड़ी के गिर्द चक्कर लगाया और फिर मायूसाना अंदाज में हाथों को जंबिश दी। गालिबन उसे याद आ गया था कि गाड़ी में कोई फालतू पहिया भी मौजूद नहीं है। घबराओ नहीं, वो इमरान को गुस्सा दिखाकर बोला, अनकरीब ही तुमसे समझूंगा। इससे ज्यादा अनकरीब और क्या होगा सुपर फैयाज, इमरान ने भी संजीदगी से जवाब दिया। मेरे पास कोई फालतू पहिया नहीं है। फैयाज आंखें निकालकर कुर्राया। अब मैं तो खफा होने की क्या बात है, पहिया निकाल दो। मैं दौड़कर नया ट्यूब डलवा लाऊं या अगर यही इस्तेमाल के काबिल रह गया हो तो इसी में जोड़ लगवा दूं। गाड़ी में जैक भी नहीं है, फैयाज ने पहले के से गुस्सीले अंदाज में कहा। तब तो फिर, इमरान ठंडी सांस लेकर रह गया। फैयाज उसे जवाब तलब और तेज नजरों से घूरता रहा। तब तो फिर, इमरान थोड़ी देर बाद बोला, तुम अपनी कमर में रस्सी बांधो और मैं स्टीयरिंग पर बैठ जाता हूँ। खुदा की कसम मैं। हाश, इमरान हाथ उठाकर बोला, कोई ऐसी कसम ना खा बैठना जिसका कफारा ना दे सको। निकलो बाहर। फैयाज आपे से बाहर हो गया। वो तो निकलना ही पड़ेगा, ऐसे में यहाँ बैठकर तमाशा थोड़ी बनूंगा, इमरान ने कहा और दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। फैयाज अब तेजी से कदम उठाता हुआ सड़क की दूसरी जानिब वाले कैफे की तरफ बढ़ रहा था। कैफे के काउंटर से उसने अपने किसी मातहत को फोन करके गाड़ी के मुतालिक इत्तला दी और फिर बाहर आकर शायद टैक्सी का इंतजार करने लगा। फुटपाथ की चौड़ाई ज्यादा न थी। बैक वक्त कई आदमी फैयाज के करीब से गुजरे। उनमें से एक खुद उससे भी टकराया और माफी मांगकर आगे बढ़ गया। फैयाज की आंखें इमरान की तलाश में गर्दोपेश का जायजा ले रही थी, लेकिन वो कहीं ना दिखाई दिया। बात समझ में आने वाली नहीं थी। इमरान और इस तरह पीछा छोड़ देता। आज तक उसने ख्वामखा अपना वक्त ज़ाय नहीं किया था, तो फिर क्या मकसद था इस हरकत का?
दूसरी तरफ वो ये भी नहीं सोच सकता था कि गाड़ी का पहिया इत्तेफाकन बस्ट हुआ था। लेकिन इमरान आखिर वो यहाँ तक साथ क्यों लगा चला आया था? वो सोचता रहा और फिर इतने में एक टैक्सी नजर आ गई। उसने हाथ उठाकर इशारा किया। टैक्सी आहिस्ता रवि के साथ उसके करीब आ रुकी। वो दरवाजे के हैंडल पर जोर देने के लिए झुका ही था कि किसी तरह बायां हाथ पतलून की जेब में रेंग गया और फिर वो इस तरह सीधा हो गया जैसे अचानक इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। टैक्सी ड्राइवर ने भी गालिबन ये तब्दीली महसूस कर ली थी। वो मतहराना अंदाज में उसकी तरफ देखता रहा। दफातन फैयाज हाथ हिलाकर बोला, जाओ, मुझे अभी नहीं जाना। फिर टैक्सी वाला उसे देखता ही रह गया और वो उस कैफे की तरफ बढ़ गया जहां से कुछ देर पहले अपने किसी मातहत को फोन किया था। सियाह रंग की एक बंद गाड़ी दानिश मंजिल के कंपाउंड में दाखिल हुई। इसे ब्लैक जीरो ड्राइव कर रहा था। गाड़ी कंपाउंड से गुजरकर इमारत के एक अंदरूनी हिस्से में रुकी। ब्लैक जीरो इंजन बंद करके नीचे उतरा और गाड़ी का उगबी दरवाजा खोलकर एक तरफ खड़ा हो गया। उगबी दरवाजे से बरामद होने वाला इमरान था। उसने सर को इस तरह जंबिश दी जैसे इस कार्रवाई से मुतमईन हो। कुछ देर बाद वो दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में नजर आए। इमरान ने ब्लैक जीरो से कहा, मुझे हेलीकॉप्टर के पायलट का रिकॉर्ड किया हुआ बयान एक बार फिर सुनाओ। बहुत बेहतर जनाब। ब्लैक जीरो मेज पर रखे हुए टेप रिकॉर्डर की तरफ मुतवज्जे हो गया। कुछ देर बाद रिकॉर्डर से आवाज आने लगी। हमने ऊंची बंगलिया वाली चट्टान पर लैंड किया। ये चट्टान ऊपर से किसी मैदान की तरह मुस्तैह है। इमारत सुनसान पड़ी थी। पुलिस ऑफिसर ने मुझे भी इमारत में दाखिल होने की दावत दी। वो अंदर कुछ तलाश करता रहा था, लेकिन वापसी पर उसने वहां से सिर्फ एक छोटा सा लिफाफा उठाया था जिसमें बारीक तार का एक छोटा सा लच्छा रखा था और उसने वो लिफाफा अपने पर्स में रख लिया था। लिफाफा गालिबन प्लास्टिक का था। मैं करीब से तो नहीं देख सका था, लेकिन मेरा अंदाजा यही है। ब्लैक जीरो रिकॉर्डर बंद करके इमरान की तरफ देखने लगा। तो तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे आदमियों ने वो पर्स फैयाज की जेब से निकाल लिया होगा? इमरान ने ब्लैक जीरो से पूछा। जी हाँ, मुझे यकीन है। मैं कैप्टन फैयाज की इस आदत से बखूबी वाकिफ हूँ कि वो पर्स हमेशा पतलून की जेब में रखता है, ख्वाह वो कितना ही वजनी क्यों ना हो। काम ठीक हो रहा है, इमरान ने सर हिलाकर कहा और कुछ सोचने लगा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, पायलट का बयान मुख्तसर और गैर वाज़े है। इससे इसके अलावा कोई खास इत्तला नहीं मिलती कि फैयाज ने वहाँ से एक लिफाफा उठाया था। मेरा ख्याल है कि हमें भी उस इमारत तक पहुँचना चाहिए। फैयाज की रिपोर्ट की नकल हासिल कर सके हो? इमरान ने पूछा। जी हाँ, मुझे दिखाओ। ब्लैक जीरो कमरे से चला गया और इमरान उठकर फ़ोन के करीब आया। किसी के नंबर डायल किए और माउथ पीस में X2 वाली भराई हुई आवाज़ में बोला, ट्रांसमिट टू B13। कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, हेलो B13, रिपोर्ट। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलीकॉप्टर बताई हुई जगह पर पहुंच जाएगा 4:30 बजे। ओके, स्टॉप। रिसीवर रखकर वो ब्लैक जीरो की तरफ मुतवज्जे हो गया जो एक फाइल लिए हुए कमरे में दाखिल हुआ था। फैयाज की रिपोर्ट कई बार पढ़ने के बाद उसने ब्लैक जीरो से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है इस रिपोर्ट के मुतालिक? मेरी दानिश में तो वो उसे कार का हादसा ही साबित करने पर तुला हुआ है। रिपोर्ट के अल्फाज देखिए। कहता है यहाँ पहुंचकर ऐसा महसूस होता है जैसे साल से वहाँ किसी के कदम ना पहुँचे हो, किसी किस्म के निशानात भी नहीं हासिल कर सका। दफातन इमरान चौंक कर बोला, देखो किसी ने घंटी बजाई है। फिर वो उठकर बाहर चला गया। इमरान वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद ब्लैक जीरो वापस आया। वो कामयाब रहे हैं जनाब, उसने कहा और जेब से कत्थई रंग का एक पर्स निकालकर उसके सामने डालता हुआ बोला, आप इसे पहचानते ही होंगे। फैयाज ही का मालूम होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि लिफाफा अब भी इसी में पाया जाए। सर सुल्तान के यहाँ पहुँचने से कबल तक वो लिफाफा इस पर्स में मौजूद था। इमरान ने पर्स खोला और सर हिलाकर बोला, ठीक है, तुम्हारा ख्याल गलत नहीं। और 1, 2, 3, 4 कुल 40 रुपये 86 पैसे। प्लास्टिक का छोटा सा लिफाफा उसकी चुटकी में दबा हुआ था। ये लिफाफा ज़्यादा पुराना नहीं मालूम होता और वो पहाड़ी दूसरी जंग अजीम के दौरान में अतालवी महाज टूटते ही तबाह हो गई थी। फिर प्लास्टिक का इस्तेमाल तिजारती पैमाने पर जंग के खात्मे के बाद ही शुरू हुआ था, लिहाजा ये लिफाफा पहाड़ी की तबाही से पहले का नहीं हो सकता। इमरान खामोश हो गया और ब्लैक जीरो से वो लिफाफा लेकर खुद उसका जायजा लेने लगा। और इसमें ये तार का लच्छा, उसने इमरान की तरफ देखकर कहा, निकालो। चमकदार बारीक तार मुतादिद बलों में दायरे की शक्ल में लिपटा हुआ था।
ब्लैक जीरो पहले उसे यूं ही देखता रहा, फिर उसके बल खोलने शुरू किए। तार 3 या 3.5 गज लंबा रहा होगा। हैरत है, ब्लैक जीरो सर हिलाकर बोला। ये तो ऐसा लगता है जैसे अभी अभी फैक्ट्री से निकल कर आया हो। कहीं जंग का नन्हा सा नुक्ता भी नजर नहीं आता। इसको इसी तरह लपेटकर लिफाफे में रख दो, इमरान बोला। फैयाज ने क्या समझकर उसे इतनी एहतियात से रख छोड़ा है। ब्लैक जीरो बड़बड़ाया। मालूम करने की कोशिश करो। मेरा ख्याल है कि वो दीदा दानिस्ता सर सुल्तान की लड़की को इस केस में उलझाना चाहता है। वो किस तरह? इमरान ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। जाहिर है ये लिफाफा हाल में वहां तक पहुंचा होगा। तार की कंडीशन बताती है, फैयाज भी उसे बखूबी जानता है, लेकिन अपनी रिपोर्ट में ये जाहिर करता है कि पहाड़ी साल साल से वीरान ही रही है। उसकी एहतियात हमेशा दो रुखी होती है। खैर, आज हम भी उस पहाड़ी का जायजा लेंगे।